हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हम लेक्चर 1 में देख के आए थे कि ट्राइबल्स ग्रुप कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, उसी चीज़ को अब हमें कंटिन्यू करना है आगे हमारे लेक्चर 2 में। तो हम ये तो देख चुके हैं कि ट्राइबल्स ग्रुप कहाँ कहाँ के थे, मेनली कैसे कैसे रहते थे। पर अब हमें देखना है कि इन्हें आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से दिक्कत या कॉलोनियल रूल से इन्हें दिक्कत कैसे हुई, ओके, या इन्हें कैसे अफेक्ट किया गया। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग पेज नंबर 43 एनसीईआरटी का ओपन कर लीजिए। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। उन्होंने कैसे अफेक्ट करा। सबसे पहला, द लिव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग मिडल ब्रिटिश रूल। लेट अस सी व्हाट दे चेंज। सबसे पहला, व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। जो उनके हेड होते थे, हर ट्राइब्स का कोई ना कोई हेड होता है, आप देख के आए क्लास 7 में। Before the arrival of the British, in many areas, the tribal chief was important people. ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत से एरिया में जो ट्राइबल चीफ होते थे उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन they enjoyed a certain amount of economic power and the right to administrate and control their territory. उन्हें अधिकार था कि वो अपने टेरिटरी में भी रूल कर सकें। In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. और कुछ जगहों पे तो उनकी खुद की पुलिस भी होती थी, वो खुद ही वहाँ के लोकल रूल्स डिसाइड करते थे। Under British rule, the function and power of the tribal chiefs changed considerably. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उनकी पावर जो थी वो बहुत जल्दी तेजी से चेंज हुई। कैसे? They were allowed to keep their land titles over a cluster of village and rent our land, but they lost much of their administration power and were forced to follow law by British official in India. That means पहले क्या होता था, इनके खुद के रूल्स होते थे, लेकिन बाद में जो ब्रिटिश रूल्स थे वो इन्हें मानने पड़े, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें फोर्स करा। ओके, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो छीनती जा रही थी, भले ही इनके पास अभी भी लैंड था। उसके अलावा दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रिटिशर्स। अब इन्हें ट्रिब्यूट भी देना होता था। दैट मीन्स जैसे हम कह सकते हैं एक तरह का टैक्स इन्हें देना पड़ता था, किसे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। इसके अलावा डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ट्राइबल ग्रुप को संभालना होता था। दे लॉस्ट द अथॉरिटी they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional function. और जो इनके ट्रेडिशनल फंक्शन थे वो भी इन्हें नहीं करने दिए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के अंडर में, और इनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसके अलावा ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या थी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कि मेन ऑक्यूपेशन था, एक तरह से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अब ये इन्हें क्या दिक्कत हो? The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत परेशान थे उन लोगों से जो कि सिर्फ एक जगह नहीं रहते थे, वो अलग अलग जाते रहते थे, घूमते रहते थे, क्योंकि उन्हें रूल करने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से they wanted ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर। वो चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे वो लोग क्या करें, वो रुक जाएं और पीजेंट कल्टीवेशन, दैट मीन किसान की तरह काम करें। ओके, तो वो ये चाहते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन खत्म होकर पीजेंट कल्टीवेटर वो बन जाएं। Settled peasants were easier to control and administration than people who were always on the move. तो जो लोग एक जगह रहते हैं उन्हें कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेट करना ज़्यादा इजी होता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। The British also wanted a regular revenue source for the state, और ब्रिटिश एक रेगुलर रेवेन्यू टैक्स चाहता था अपनी स्टेट के लिए। So they introduced land settlement, और इसी वजह से वो
क्या लाया, लैंड सेटलमेंट, जो हम चैप्टर 2 में देख के आए हैं, लैंड सेटलमेंट। They measure the land, define the right of each individual to the land and fix the revenue demand for the state. Some peasant were declared landowner, other tenants. As you see in chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowner who in turn paid revenue to the state. चैप्टर 2 में हम 3 रूल पढ़ के आए थे, कोतवाली, रोटवारी रूल पढ़ा था हमने, और भी देखे थे हमने, वो सब रूल्स ही आएंगे इनमें। तो इन रूल्स की वजह से भी जो ट्राइबल्स ग्रुप थे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेटर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो जूम कल्टिवेटर, जिन्हें हम शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स भी बोलते हैं, उन्हें एक जगह रोकना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सेटल प्लग कल्टिवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कार्स एंड द सॉइल इज ड्राई। और जो लोग क्या करते थे, सेटल कल्टिवेटर मतलब एक ही जगह रह के करते थे अपनी खेती, उन्हें उस जगह पे रोकना मुश्किल था जहाँ पे पानी ना हो और जहाँ पे सूखा हो, क्योंकि वो एक जगह 7-8 साल करते हैं या 10 साल, उसके बाद जब लैंड खराब हो जाती है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके बाद इनफैक्ट जूम कल्टिवेटर हु टुक टू प्लग कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड yield. So the zoom cultivator in the northeast India insisted on continuing with their traditional practice facing widespread forest. The British has to ultimately allow them to right to carry on shifting cultivation in some part of the forest. जैसा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन हम कहते हैं कल्टीवेटर्स, उनका क्या था, उन्हें वो वहाँ पे रुक के काम नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ रुक के काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने लास्ट में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें परमिशन देनी ही पड़ी कि आप किसी किसी एरिया में घूम सकते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट आती है, जिस वजह से मेन ये चीज़ मानी जाती है कि ये हुई, वो थे फॉरेस्ट लॉस और उनके इम्पैक्ट। ओके, अब फॉरेस्ट लॉस क्या क्या थे और उनके इम्पैक्ट क्या क्या थे, आइए देख लेते हैं एक बार। The life of tribal group as you seen was directly connected to the forest. इनकी ज़्यादातर लाइफ जो थी फॉरेस्ट से कनेक्टेड थी। So changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. The forest extended their control over all forest and declared that forest was state property. तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, फॉरेस्ट को क्या बना दिया, स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया कि अब ये गवर्नमेंट के अंडर में है, ब्रिटिश रूल के अंडर में है। स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया। ओके, सम फॉरेस्ट वाज क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच आर ब्रिटिश वांटेड। और कुछ जो फॉरेस्ट थे उन्हें रिजर्व कर दिया गया कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी जना खेती नहीं कर सकता टिम्बर उगाने के लिए। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड फॉर मूव फ्रीली प्रैक्टिसिंग जूम कल्टिवेशन। हाउ वाज जूम कल्टिवेटर टू सर्वाइव इन सच सिचुएशन। तो जूम कल्टिवेटर ऐसी सिचुएशन में कैसे रह पाते, Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. और इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को एक दूसरी जगह जाना पड़ा, किसके लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए या फिर अपने घर वालों को सही ज़िंदगी देने के लिए। But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. लेकिन जब उन्होंने जो ये थे हमारे ट्राइबल ग्रुप्स, इन्हें फॉरेस्ट से निकाल दिया, तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई, फ्रॉम वेयर फोर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इस लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग। अब उनके पास लेबर नहीं था। आप देखिए कि कोई जंगल है, अब इस जंगल को आपने जो यहाँ पे रहते थे लोग उन्हें निकाल दिया। अब यहाँ पर आपको कौन मिलेगा जो पेड़ काट सके सस्ते रेट में, आपको बाहर से लोग लाने पड़ेंगे। Colonial officials came up with a solution. They decided that they would give Zoom cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who live in the village would have to provide labor to the forest. That means उन्होंने एक शर्त रखी। क्या थी वो शर्त, कि हम आपको थोड़ा सा एरिया देंगे जहां पर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले क्या होगा, उसके बदले आपको
तो उन्होंने क्या करा, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक कंडीशन रखी कि आपको हम लैंड देंगे वहां पे खेती करने के लिए, वहां पे रहने के लिए जंगलों में, लेकिन उसके बदले आपको क्या करना होगा, उसके बदले आपको हमें अब लेबर देनी होगी जब भी हमारा काम पड़ेगा। ओके, सो इन मैनी रेंज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू एंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। स्लीपर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी, द हॉरिजॉन्टल प्लैंक ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइंस वर लेड। आपने देखा होगा रेल पटरी में लकड़ी का हिस्सा डला होता है, उसी को हम स्लीपर बोलते हैं। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इज इट टू बी। आप देखेंगे एक सोर्स 2 है, जैसे सोर्स 1 आपने रीड किया था वैसे सोर्स 2 भी आपके लिए होमवर्क का एक पार्ट है। इमेजेस आप देख सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं। भील वुमेन कल्टीवेशन इन फॉरेस्ट इन गुजरात, इसके अलावा नीचे एक रूम कल्टीवेशन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम पेज नंबर 46 पर। Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practice that was declared illegal, and at time rose to open the rebellion. Such was the revolt of Sangam Sangam in 1960 in Assam and the forest Satyagraha of 1930 in the Central Province. आपको दो चीजें दी हुई हैं, कौन कौन से? पहला मूवमेंट जो हुआ वो था कौन सा? रिवोल्ट ऑफ सोंगड़म। रिवोल्ट ऑफ कहाँ का? सोंगड़म का रिवोल्ट था वो। इसके अलावा कब हुआ ये? 1906 में। और दूसरा क्या था? असम। और एक और रिवोल्ट हुआ, ये कब हुआ? जब लोगों ने वहां के रूल्स नहीं माने जो गवर्नमेंट लाई थी वहां की। दूसरा था फॉरेस्ट सत्याग्रह। ओके, ये कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? 1930 में इन सेंट्रल प्रोविंस। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये सब चीजें तो थी फॉरेस्ट लॉ के बारे में, तो क्या दिक्कत हुई, प्रॉब्लम क्या हुई ट्रेड के साथ, अब हमें ये देखना है। इससे पहले एक इमेज देख लीजिए, गोदारा वुमेन वेविंग। आप देख सकते हैं वो वेव कर रही हैं, जैसे चरक होता है ऊन या कॉटन होती है उसे हम वेव करते हैं, उसमें से कपड़ा बनाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इससे ट्रेड में क्या क्या दिक्कतें आई। ड्यूरिंग द 19th century, tribal group found that traders and money lenders were coming into the forest more often. देखा गया ऐसे ट्राइबल्स ने देखा जो ट्रेडर्स थे या मनी लेंडर्स थे वो जंगलों में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। वो जंगल में जो चीज़ें उग रही थी उन्हें खरीदना चाहते थे, कैश लोन देना चाहते थे और उन्हें अपने यहाँ नौकरी देना चाहते थे कि तुम हमारे यहाँ काम करो। इट टुक ट्राइबल ग्रुप्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। कुछ टाइम लगा ये जानने के लिए उन्हें कि ये हो क्या रहा है। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोअर। सिल्क ग्रोअर का एक केस इसमें दिया हुआ है। In the 18th century, Indian silk was in demand in the European market and the fine quality of Indian silk was highly valued and export from India increased. Okay? क्या होता था 18th century में? इंडिया का सिल्क बहुत ज़्यादा डिमांड में था यूरोप में, जिसकी वजह से क्या हुआ? As the market expand, East India Company official tried to encourage silk production to meet the growing demand. और जैसे जैसे सिल्क का डिमांड बढ़ी तो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम इंडिया से ये डिमांड पूरी करें। हजीराबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वेयर संथल reared cocoons. The traders dealing in silk sent in their agent who gave loan to the tribal people and collecting the cocoons. तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कुछ लोग भेजे जो क्या करते थे, उन्हें लोन देते थे ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए सिल्क। The growers were paid rupees 3 to 4 for 1,000 cocoons. These were then exported to Burden of Gaya where they were sold at 5 times the price.
इट मीन्स अगर इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, 3 रुपए किसी को दे रहे हैं कि 3 रुपए हम देंगे तुम्हें उगाने के 1000, तो बाहर जाकर वही चीज कितने की 15 या 16 रुपए की वो बेचेंगे 5 गुना करके। The middlemen, so called because they arranged deal between the export and silk grower, made huge profit। और जो बीच का आदमी होता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको लेते हैं, आपने किसी को 3 रुपए दिए कि तुम मुझे 3 रुपए में चीज दो, आपने आगे किसी को वो 15 रुपए में बेची, तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, आपको 12 रुपए का फायदा हुआ इस चीज में। तो जो मिडिल मैन था उसे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था इस टाइम पे। Many tribal groups saw the market and the trade as their main enemy। और जो ट्राइबल ग्रुप थे वो इन्हें मेन एनिमी मानने लगे थे। The search for work, the plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse। कुछ लोग जो थे, जो ट्राइबल्स थे, उन्हें बाहर जाना पड़ता था किसकी तलाश में, वर्क ढूंढने के लिए। तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। क्या क्या चीजें, एक तो टी प्लांटेशन और दूसरी क्या थी, टी प्लांटेशन के अलावा दूसरी थी हमारी माइनिंग। ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी उस टाइम पे, तो इनमें जो थी लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर हु पेड देम मेयरली लो वेजेस एंड परमिटेड फ्रॉम देयर रिटर्निंग होम। ऐसा ही होता था, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता था और उनसे कह दिया जाता था कि जिससे उनके घर, उन्हें कम सैलरी पे रखा गया और उन्हें घर वापस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते थे। क्लोजर लुक, एक इमेज दी हुई है कोल माइनिंग की, आप देख सकते हैं वो। A closer look अगर हम देखें, through the 19th century and 12th century, tribal groups in different part of the country rebelled against the challenge in law। जो ट्राइबल ग्रुप थे उन सब सहन नहीं हो रही थी ये चीजें और उन्होंने रिबेल्यूशन कर दिया था। The restriction on their practice as the new taxes had to pay, कि उन्हें अब उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी, उन्हें अपनी प्रैक्टिस करनी है जो वो पहले करते थे और उन्हें टैक्स नहीं देना। एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर एंड मनी लेंडर, वो परेशान थे जो ट्रेडर और मनी लेंडर उनके साथ कर रहे थे कि उन्हें महंगे में मिलेगा कोई सामान और मनी लेंडर्स ने जब लोन देगा चीजें खरीदने के तो वो हाई इंटरेस्ट पे देगा। द कोल रिबेल इन 1831 to 32, संतल रोज इन रिवोल्ट इन 1855, बस्तर रिवोल्यूशन इन सेंट्रल इंडिया 1910 एंड द वारियर रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज सच मूवमेंट। और जो हमने स्टार्टिंग में देखा था किसका नाम, बिरसा मुंडा का, तो बिरसा मुंडा ने जो रेवोल्यूशन मूवमेंट था इनमें से ही एक इसने करा था, एक ऐसा ही। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं सोर्स 3 आपके लिए होमवर्क है, सोर्स आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा एक। तो बिरसा मुंडा के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। Birsa was born in the mid 1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bhumanda। तो कहाँ पे पैदा हुए थे ये? इस 1870s के आसपास पैदा हुए थे। और क्या हुआ था 1870s के आसपास? इनके जो फादर थे बहुत ज्यादा पुअर थे, बहुत ज्यादा गरीब थे और ये कहाँ पे रहे बड़े? ये बुहांडा में पले बड़े थे। Okay, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhara। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work। और गरीबी की वजह से इनके फादर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। As an adolescent, Birsa heard tales of Munda uprising of the past and saw the Sardars of the community urging the people to revolt। तो जैसे कि बिरसा छोटे थे उन्होंने देखा था कि जो उनके ट्राइबल ग्रुप थे वो कैसे कैसे नीचे से ऊपर आए और उनके जो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो उनके सरदार होते थे, उनके लीडर होते थे उस टाइम के, उनसे बिरसा ने बोला कि हम सब मिलकर कोई रिवोल्ट करते हैं। They talked of a golden age when the Mundas had been free of oppression of Dikus and said there would be time when the ancestral right of the community would be restored। That means एक गोल्डन एज जो हमारे चैप्टर में नाम है, गोल्डन एज का मतलब ये वो टाइम है जब जो ट्राइब्स होते थे मुंडास
उन पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, वो अपने हिसाब से रहते थे और अच्छे खासे रह रहे थे। तो ये टाइम वापस आ जाएगा अगर वो रिवोल्ट करेंगे। They saw themselves as the descendant of the original settler of the region, fighting for their land, reminding people of need to win back their kingdoms. Okay? यही दिया हुआ है इसके बारे में। बिरसा के बारे में आगे देखेंगे हम। तो बिरसा के आज हम लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। बिरसा के बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, अब आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।